मात्र 18 साल की थी और बड़ी होकर एक कामयाब व्यक्तित्व बनना चाहती थी। मगर सिर्फ एक ना यानी कि इनकार ने उसके सारे सपनों को जलाकर रख दिया और उसकी जिंदगी बदल गई। उसके ऊपर हमला हुआ, वो भी एक ऐसा हमला नहीं बल्कि वो हमला जो जिस्म के साथ साथ आत्मा को भी जला देता है। इस हमले के जख्म ने से रिसने वाले मवाद तो एक समय के बाद ठीक हो जाते हैं, मगर उनका दर्द पूरी जिंदगी रिश्ता रहता है। इस हमले में हो सकता है कि शिकार होने वाले की जान चली जाए। अगर वो बच गया तो समाज उसे दोहरे दर्जे का नागरिक बना देता है। जिंदगी बेहद दर्दनाक, वो भारी हो जाती है और वो तिल तिल कर जीने को मजबूर हो जाता है। हम बात कर रहे हैं एसिड अटैक यानी कि तेजाबी हमले की। जरा सोचिए कि हमारे चेहरे पर कोई दाग लग जाता है तो हम उसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए दौड़ते हैं। वो सारे इलाज और जतन करते हैं और तब तक हम बेचैन रहते हैं जब तक कि चेहरे का वो छोटा सा दाग भी साफ न हो जाए। ऐसे में उन लोगों की बेचैनी का अंदाज लगाइए जिन पर एसिड अटैक का शिकार बनते हैं और आजीवन उस बेदाग चेहरे को लेकर के बेदाग शरीर के भाग को लेकर के पूरी जिंदगी उन्हें काटनी होती है। आज इसी कड़ी में मैं ऐसे ही एक एसिड अटैक पीड़िता कविता बिष्ट की जिंदगी पर चर्चा करने वाला हूं, जिसका चेहरा दरिंदों ने तेजाब से बिगाड़ तो दिया, मगर उसने हौसलों का बाल तक बांका नहीं कर सके। आज कविता देश में एसिड अटैक की शिकार लड़कियों के लिए प्रेरणा की स्रोत बन चुकी है। इस पूरी कहानी का जो जो लर्निंग है, जो पूरी कहानी का जो ज्ञान है, वो यही है कि कितनी भी इससे कठिन परिस्थिति किसी की जिंदगी में नहीं आ सकती है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी जिंदगी को किस तरीके से संवारा, वही इस कहानी से समझने का और सबके मोटिवेशन का एक निकल करके आता है। अब मैं बात थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाता हूं। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 75 मिलियन लोगों की तरह कविता बिष्ट उत्तराखंड के ग्रामीण गांव में एक गरीब परिवार से आती है। वो हल्द्वानी के उत्तराखंड का एक छोटा शहर है हल्द्वानी, और हल्द्वानी का एक गांव है गोलापार, वो वहां की रहने वाली है। बहुत सुंदर, उज्जवल और समता से भरी हुई थी, लेकिन खेत में मजदूर के रूप में मजदूरी करने पर मजबूर हो गई, क्योंकि उनके घर की परिस्थिति ऐसी थी और उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया और छोटी उम्र में ही अपने मां के साथ मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया। कविता के पिता अपनी बहन प्रेमा की शादी के लिए कर्ज लेना पड़ा। उसके पिता जो है एक साधारण से ड्राइवर की नौकरी करते थे और उसकी जो बड़ी बहन थी प्रेमा, उसके लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा। दुर्भाग्य देखिए, शादी के तुरंत बाद ही प्रेमा की किडनी में संक्रमण हो गया और वह उस बीमारी के जूझते जूझते उसकी जिंदगी चली गई। इस गम को भुलाने के लिए उसके पिता ने जो है शराब पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, खोए खोए से रहने लग गए, जिससे उनकी नौकरी भी चली गई। अब उसकी मां ही थी जो मजबूरी में जो है मजदूरी कर रही थी और अपने परिवार का जैसे तैसे खर्च चला रही थी। परिवार का खर्च ही नहीं चला रही थी, बल्कि अपने अपने पति के शराब के खर्चे को भी उठा रही।
माँ की ये परिस्थिति देख और इस गंभीरता को समझते हुए, जीवन की इस कड़वे सच को समझते हुए, कविता बिष्ट ने सोचा, जब वो 18 साल की थी, उन्होंने इससे संघर्ष करते हुए अपने चचेरे भाई के साथ दिल्ली जा करके काम खोजने का फैसला किया, ताकि वो थोड़ा सा कमा सके और अपने अपने परिवार का एक जो है सहारा बन करके उभर सके। कविता नोएडा में अपने इस चचेरे भाई के साथ रहने लगी। उसका भाई दिल्ली के एक झुग्गी एरिया में, बस्ती में रहता था, जहां पर बहुत सारे गरीब परिवार रहते हैं। छोटे छोटे झुग्गियां होती हैं। बरसात में पूरा पानी, कीचड़, नाले भर जाते हैं। इसने काफी समय अपना व्यतीत करा नौकरी ढूंढने में, नौकरी नहीं मिली। लेकिन फिर ये जहां पर किराए पर रहती थी, उसके मकान मालिक को जब इसने अपनी व्यथा बताई कि ये काम के लिए आई है और अब 2 महीना हो चुका है और अभी तक उसको कोई नौकरी नहीं मिली, और जो छोटा मोटा पैसा वो अपने साथ लेकर आई थी वो भी खत्म हो गया, और इसके चचेरे भाई ने भी जो है इसको अब कोई मदद देने से इनकार कर दिया। वो ले तो आया दिल्ली इसको, लेकिन अब मदद देने से इनकार कर दिया। तो समहाउ इसके जो मकान मालिक थे, उन्होंने अपने लड़के से कह करके इसको काम दिलाने के लिए खोजबीन शुरू करी, और कुछ दिन बाद इनकी सफलता रंग लेकर आई, और एक जो सेफ्टी बेल्ट बनाने वाली कोई छोटी मोटी फैक्ट्री में इसको नौकरी मिल गई। ज्यादा पैसा बनाने के लिए इसने 16-16 घंटे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है, आप सिर्फ पैसा बनाना आपका टारगेट था, खाने पीने पर ध्यान नहीं रखा, आराम का ध्यान नहीं रखा। 16-16 घंटे काम करना कविता ने शुरू किया, जिससे उसका स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा और उसे टाइफाइड और निमोनिया हो गया। कुछ समय वो बीमार रही। वो ऑफिस भी, फैक्ट्री भी नहीं जा सकी, और काफी समय उसका करीब करीब 1 महीना वो बीमार रही। उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो ठीक हुई। ठीक होने के बाद जब वो फैक्ट्री वापस से जाने लगी, तो फैक्ट्री वालों ने उसकी हालत को देख करके, स्वास्थ्य को देख करके उसको ओवर टाइम देने से मना कर दिया। वो ज़्यादा घंटे काम कराने से मना कर दिया। पहले 16 घंटे करती थी, अब 8-9 घंटे में ही उसको छुट्टी दे दिया करते थे। जब ये थोड़ा सा जिंदगी वापस से पटरी पर आने शुरू हुई, तो इसका एक युवक जिसका नाम था जगदीश, वो कविता को इधर उधर से आते जाते उसके चचेरे भाई के माध्यम से जानने लगा, और उसने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। और एक दिन उसने एक मैसेज इसके चचेरे एक मैसेज इसको लिख करके भेजा इसके दोस्त के माध्यम से। उसमें लिखा था, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। और वो हर दिन इस तरह के मैसेज, इस तरह के लेटर उसको भेजने लगा। और एक दिन तो क्रिसमस का दिन था, जब वो अपने काम से वापस लौट रही थी फैक्ट्री से, तो उसने उसको एक बहुत महंगा गिफ्ट भी भेज दिया, जिससे कविता ने लेने से इनकार कर दिया। जब कविता ने इस गिफ्ट को लेने से इनकार करा, तो जगदीश को बहुत गुस्सा आया, और उसने उसे रोजाना इतना परेशान करना शुरू करा कि वापस से कविता की जो मानसिक स्थिति थी वो खराब रहने लगी। उसका सेहत खराब रहने लग गया, रातों को सो नहीं पाती थी चिंता के कारण। इस तरह उसका स्वास्थ्य वापस से खराब होने लगा, और उसे कुछ फैक्ट्री जाने में भी उसने छुट्टियां ले ली, क्योंकि वो परेशान रहती थी। उसके बाद समहाउ वापस उसने वो फैक्ट्री गई, और उसने अपने फैक्ट्री के जो मैनेजर था उसके साथ बात करी, उनको समझाया कि इस तरीके से उसको एक जगदीश नाम का लड़का परेशान करता है रोज। तो उसके फैक्ट्री मालिक ने उसको सलाह दिया कि वो जाकर के पुलिस में इसकी कंप्लेन कर दे। समहाउ बड़ी हिम्मत जुटा के उन्होंने कोशिश करी, और पुलिस को जाके उसने बताया, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कोई सबूत ऐसे नहीं थे। पुलिस ने भी असमर्थता जाहिर कर दी।
कि वो इस केस में कोई मदद नहीं कर पाएंगे। और शायद पुलिस ने उस समय थोड़ा प्रोएक्टिवली इसकी सिचुएशन को समझ करके इसकी मदद करने की बात सोची होती तो शायद शायद इस तरह की कोई बड़ी घटना घटित नहीं होती। एक दिन जगदीश ने इसके चचेरे भाई को एक मैसेज किया। उसमें उसने लिखा था कि अपनी बहन को जाके बता देना कि अगर उसने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं उसके चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ दूंगा, इसलिए उसको बोलो कि वो मुझसे शादी करे। लेकिन इस बात को लेकर के फिर वापस कविता पुलिस के पास गई। पुलिस ने उससे सहानुभूति तो दिखाई कि इस तरह का कुछ है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके पास कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। उसका चचेरा भाई अभी भी जगदीश के संपर्क में था, लेकिन उसने जगदीश का जो मोबाइल नंबर है, उसका कोई कांटेक्ट नंबर पुलिस को देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। अब आप देखिए, आपके सगे, आपके चचेरा भाई भी आपके लिए कोई मदद नहीं करा। कितनी मुसीबत से कविता गुजर रही थी। कविता ने समहाउ उस महीने की अपना काम पूरा किया फैक्ट्री में, और जा करके उस महीने का अपनी तनख्वाह ली, और ले करके उसने सोचा कि वो अब कुछ टाइम के लिए हल्द्वानी अपने घर वापस चली जाएगी। कुछ दिन पहले ही उसका रिक्शे में जाने में उसके पाँव का एक्सीडेंट हो गया था, तो बेचारी रिक्शे में भी नहीं जा पा रही थी, तो वो बस के से जो है जा रही थी। एक दिन सुबह 5:30 बजे के बाद जब वह बस स्टॉप पर खड़े होकर के बस का इंतजार कर रही थी, तो उसने देखा दूर से एक मोटरसाइकिल पर दो लोग, जिन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और एक टूटा हुआ हेलमेट दोनों ने लगा रखा है, टूटे हुए हेलमेट लगा रखे हैं, मुंह पर बांधा हुआ, उनकी तरफ उस जिधर बस स्टैंड है उसी लाइन में आगे की तरफ आ रहे हैं। इससे पहले कि कविता कुछ समझ पाती, वो बिल्कुल पास में पहुंचा और उसने अपने चादर में से एक डब्बा निकाला, और डब्बा निकाल के वो एसिड से भरा था, वो एसिड पूरी की पूरी कविता के चेहरे पर उड़ेल दी। कविता दर्द के मारे कराहती हुई जमीन पर गिर गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब वहां से एक रिक्शा वाला बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था। उसने जैसे तैसे करके एक दो की मदद से कविता को उठाया और उठा करके निकटतम जो अस्पताल था वहां पहुंचाया। एक अस्पताल गई, दूसरे गई, तीसरे गई, किसी भी अस्पताल में ये एसिड वाला केस है, क्योंकि इस पे पुलिस की एफआईआर रिक्वायर्ड होती है, और कोई भी हॉस्पिटल वाला ये पुलिस के चक्करों में नहीं पड़ने की वजह से किसी ने भी उसका केस लेने से मना कर दिया। समहाउ ये जो बात थी उसके फैक्ट्री के मालिक को पता लगी, तो फैक्ट्री के मालिक ने फिर एक प्राइवेट एम्बुलेंस बुला करके उसको सफदरजंग अस्पताल ले जाने का फैसला किया। सफदरजंग अस्पताल आईसीयू में पहुंच गई, 8 दिनों तक बेहोश रही, और जब जागी तो पुलिस ने उसके औपचारिक जो बयान है वो लिए, और जगदीश के खिलाफ मुकदमा चलाने का पुलिस ने फैसला किया, दिल्ली पुलिस ने। कविता ने आईसीयू में 1 महीना बिताया। फिर उसकी जो प्राथमिक चिकित्सा थी चेहरे की वो हुई, और ये इलाज करते करते उसको 3 महीना लग गया। इस 3 महीने में हुआ ये कि जो उसकी आंखें थी वो परमानेंटली डैमेज हो गई, उसकी आंखें पूरी तरह से खराब हो गई और वो अंधी हो गई। देखिए, एक तो इतना बड़ा दुखों का पहाड़, और ऊपर से आपकी जो है रोशनी चली गई, आंखें चली गई, जिंदगी भर के लिए आप अंधकार में जीने के लिए मजबूर हो गए। उसने बाद में एक बार किसी इंटरव्यू में कहा कि अगर उसको टाइम से उसकी आंखों का इलाज किया होता तो शायद आज उसकी आंखें जिंदा होती, क्योंकि सफदरजंग अस्पताल से उसको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया गया। वो रेफर करके जब एम्स पहुंची, एम्स में उनका वापस इलाज हुआ, तो इसमें जो देरी हुई, उन देरी की वजह से आपको पता है कि भारत में जो सफदरजंग और एम्स जैसे अस्पताल है वहां पे क्या भीड़ होती है, लोग इतने होते हैं, वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी होती है, इन सब का वो पूरी तरह से शिकार हो गई।
जब इसका इलाज सफदरजंग एम्स में दोबारा चालू हुआ, आंखें तो डैमेज हो ही गई थी। इस बीच में जो जगदीश का परिवार था, थोड़ा इन्फ्लुएंसिव फैमिली थी, पैसे वाली फैमिली थी। उसने जा करके जगदीश के पिता को मिल करके, उसके परिवार से मिल करके उनको 4 लाख रुपए देने की पेशकश की, और उसके एवज में उन्होंने ये कहा कि वो इस केस को विड्रॉ कर लें और ये कह दें कि जगदीश का इसमें कोई हाथ नहीं है। पिता गरीब थे, घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी, और ऊपर से उन्होंने इनको डरा भी दिया था कि अगर उन्होंने ये नहीं करा तो वो उसके साथ भी और उसके परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी इस तरह का कुछ काम कर सकता है। डर गए, पैसा ले लिया, गरीब थे। उसके बाद सिचुएशन ये हुई कि कविता समाव ठीक हुई, बट कविता को जब ये पता लगा, वो इसमें पुलिस की मदद करना चाहती थी, वो जगदीश को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। उसके घर वाले उसको हल्द्वानी ले गए। जब वो घर गई तो लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया। उसके परिवार ने भी उसको उसको हीन भावना से देखना शुरू करा, और ऐसा कुछ दिन तक, काफी समय तक ऐसा चलते रहा। उसने कभी उसकी शादी भी नहीं हो पाई। ऐसों से कौन शादी करेगा? ऐसे बड़े दिल वाले बहुत कम लोग दुनिया में होंगे जो इस तरह से लोगों से शादी करने का साहस जुटाते हैं। उसको फाइनली वो इतना ज्यादा आहत हो गई परिवार से, समाज से, व्यवहार से, तो उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला लिया। अपने सारे जितने एजुकेशन के छोटे मोटे सर्टिफिकेट थे वो सारे जला डाले, और उसने अपना सुसाइड करने का, अपने जीवन को अंत करने की कोशिश भी की। लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। अल्मोड़ा स्थित, उत्तराखंड में एक जगह है अल्मोड़ा, वहां पर एक दृष्टिहीन लोगों के लिए ट्रेनिंग स्कूल चलाते हैं, जिसके प्रिंसिपल और इंचार्ज थे डी.के. जोशी, जो खुद एक अंधे व्यक्ति हैं। उन्होंने इसकी मार्मिक कथा सुनी तो उन्होंने कविता को संदेश भेजा, निमंत्रण भेजा कि वो अल्मोड़ा आए, उस दृष्टिहीन ट्रेनिंग स्कूल में आए, और वो उनको एक पूरी ट्रेनिंग दे करके उनको इस लायक बना देंगे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो ये बात समहाउ कविता जी ने मान ली, और यहीं से इनकी जिंदगी की वो शुरुआत, वो जर्नी वापस शुरू होती है जहां पर ये इनकी लाइफ लगभग एंड हो चुकी थी। यहीं से वो शुरुआत है। ये अल्मोड़ा गई, उसके बाद इनकी ये मार्मिक कथा को एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया, सारे इलाके में और पूरे भारतवर्ष में ये वो पत्रिका जहां जहां पहुंची वहां वहां लोगों को पता चला। इस बीच में मुंबई में एक कोई पांडे जी थे, उन्होंने ये पत्रिका में उस कहानी को पढ़ा, और उन्होंने पूरा इलाज कविता बिष्ट का करने के लिए स्पॉन्सर कर दिया, और उसके बाद इनका पूर्ण रूप से इलाज हुआ। इनके एजुकेशन के लिए पूरा पैसा दिया। उसके बाद इन्होंने उनको देहरादून में एक दृष्टिबाधित विकलांगों का राष्ट्रीय संस्थान है जो उत्तराखंड सरकार का है, वहां उन्हें शिक्षित करने का, एजुकेशन देने का निर्णय लिया, और वहां पर उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा दी गई, वहां पर शॉर्ट हैंड सिखाया गया, वहां पर कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई, जैसे मोमबत्तियां बनाना, लिफाफे बनाना, ये सब सिखाया गया। और उसके बाद ये सब ट्रेनिंग लेकर के वो हल्द्वानी चली आई, वापस अपनी कर्म भूमि में। और उसके बाद वहां पर उन्होंने सामाजिक कार्य करने शुरू करे, और उन्होंने अपने पिता की नौकरी भी वापस दिलाई, पर बाद में उनका देहावसान हो गया। लेकिन इन्होंने उसके बाद ये फैसला करा कि वो समाज सुधार में अपना योगदान करेंगे, और ऐसे महिलाओं के लिए काम करेंगे जो उनकी तरह पीड़ित हैं। उत्तराखंड सरकार ने इनकी इस भावना को देखते हुए, उनके इस जज्बे को देखते हुए, उन्हें उत्तराखंड सरकार का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। साथ साथ राज्य में महिला सशक्तिकरण की वो एक आवाज बन गई। उसके बाद उन्हें राज्य महिला सम्मान 2014-2015 सहित कई अन्य पुरस्कार मिले। और उसके बाद ये एक लोटस फ्लावर ट्रस्ट है पंतनगर में, जो कि डिसेबल लोगों के लिए स्कूल चलाता है, एजुकेशन चलाता है, बच्चों को करता है। उन्होंने इनके इस काम से बड़े प्रभावित हुए, वो उससे जुड़ गई। वहां जाकर के उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू करा। करीब करीब वहां पर 85 और
85 से 100 बच्चे वहाँ पर हैं, उनकी देखभाल करने का, उनको उनको पढ़ाने का ऑफ़र दिया और उनकी माँ को और उनको वहाँ पर रहने के लिए स्थान भी दिए। और यहीं से इन्होंने अपना सामाजिक जीवन शुरू करा और आज वो अनगिनत ऐसे बच्चों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, ऐसे बच्चों को लिए एजुकेशन दे रही हैं, खुद भी पढ़ाए इन्होंने पढ़ाई करी और खुद का जीवन यापन करने के अलावा इन्होंने और ऐसी महिलाओं को जो इस तरह के दुर्व्यवहार समाज के ऐसी घटनाओं से पीड़ित हैं महिलाओं को उनसे जोड़ना शुरू करा और उन्हें जोड़ करके उन्हें विभिन्न एनजीओ के माध्यम से मदद पहुंचाना शुरू किया। ऐसी थी कविता बिष्ट जो हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं इस कहानी के अंत तक उनके इस जज्बे को आप सलाम करें। इस कहानी को आप एसिड अपराध से जुड़े ऐसे कई लोग हैं जिन तक अधिक से अधिक ये कहानी पहुंचनी चाहिए। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मैं आपको और ऐसी कहानियों से जोड़ूंगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को, अधिक से अधिक इस स्टोरी को, ऑडियो स्टोरी को आप शेयर करके उन सब लोगों में जागरूकता, मैं जो ये जागरूकता का काम करने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी इसमें शामिल हुए, इससे अधिक से अधिक आप शेयर करें। धन्यवाद।